हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पेपर 2 की क्लासेस में हम लोग पिछले क्लासेस में देखा था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं देखी थी और उनकी कुछ विशेषताएं थी जिनके बारे में हम लोगों ने देखा था और देखा था कि इनकी पहचान क्या होती है, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को किन किन प्रकारों में बांटा जाता है। जैसे क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में जो सामान्य से ऊपर वाले होते हैं वो भी आते हैं और जो सामान्य से कम वाले होते हैं वो भी आते हैं। तो इनका वर्गीकरण किया गया है 4 आधारों पर, जिसमें पहला है शारीरिक असक्षमता और दूसरा है मानसिक असक्षमता, शैक्षिक असक्षमता, सामाजिक असक्षमता। शारीरिक असक्षमता में आ जाएगा उनके मतलब जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं या जो फिजिकल ओवर क्वालिटीज़ हैं, मतलब कि उनका कोई ऑर्गन ज़्यादा विकसित है या फिर कोई कम विकसित है। और मानसिक असक्षमता में जो नॉर्मल सामान्य आईक्यू लेवल वाले होंगे वो सामान्य बच्चे होंगे। और जो सामान्य से ज़्यादा सामान्य वाले बच्चों का आईक्यू होता है 90 से 110, और जो 110 से ज़्यादा होंगे उनकी मानसिक असक्षमता बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हो जाएंगे। और जो सामान्य से कम होंगे, मतलब जिनकी आईक्यू 90 से कम होगी, वो आ जाएंगे डिसेबल वाले बच्चों में, मतलब जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनमें आ जाएंगे। ऐसे शैक्षिक असक्षमता में हो जाएगा जो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रतिभाशाली हों और या फिर जो कम प्रतिभाशाली हों, मतलब जिनको जो कमज़ोर हों। और सामाजिक असक्षमता में मतलब जिनका सामाजिक व्यवहार दूसरों के प्रति या तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या फिर बहुत बेकार होगा, बहुत बुरा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। आगे ऐसे हम लोग देखेंगे मंद बुद्धि बालक या फिर उनसे प्रवीण बालक या फिर उनसे ज़्यादा कम जिनमें कोई शारीरिक डिसेबिलिटी होगी या फिर मानसिक डिसेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। इनको गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कहते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों से अभिप्राय ऐसे बच्चों से है जिनकी मेंटल एबिलिटी यानी आईक्यू लेवल या मानसिक दक्षता सामान्य बच्चों से अधिक होती है। वही बताया मैंने, सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल होता है 90 से 110 और इनसे जिनकी ज़्यादा होगी 110 से जो हायर लेवल वाले होंगे 140, 150, 60 या फिर कभी कभी 200, 210, 20 तक भी पहुंच जाते हैं। तो वो हो जाएंगे प्रतिभाशाली बच्चे। इनको मेधावी छात्र भी कहते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि बहुत हाई होती है, वही बताया मैंने 110 से ज़्यादा होती है। विषय वस्तु या अन्य बातों को शीघ्रता से सीख लेते हैं। जब आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा इनका चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे विषय वस्तु को। तो ये बच्चे अरे पाठ्य वस्तु को शीघ्रता से सीख लेते हैं। इनका आईक्यू लेवल 120 से ज़्यादा होता है, वही कहा 90 से 110 या 120 वही बात हो गई। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनकी परिभाषाएं दी हैं और जिनमें से पहले हैं काल्पनिक। काल्पनिक के अनुसार वह प्रत्येक बच्चे जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। इनका कहने का मतलब है कि जो बच्चे ऐसे क्लास में एक ना एक बच्चे होते ही हैं जो और बच्चों से पढ़ने में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फिर किसी क्षेत्र में कोई संगीत में ज़्यादा अच्छा होता है कि कोई खेल में ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोई ऐसे बच्चे जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और मतलब वो उस लेवल में एक अलग कार्य करें जाके, तो ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं काल्पनिक के अनुसार। अगले मनोवैज्ञानिक हैं अब्दुल राफ। अब्दुल राफ जी ने कहा था कि प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को ही प्रतिभाशाली होने का संकेत माना जाता है। इनका सामान्य सा डेफिनेशन है, जिनकी आईक्यू लेवल ज़्यादा होगी वही प्रतिभाशाली बच्चे माने जाएंगे। अगले मनोवैज्ञानिक हैं टर्मन व ओडन। टर्मन व ओडन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं व रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं।
इन्होंने बहुत सारे गुण बता दिए जो शारीरिक गठन में, मतलब जिनकी शारीरिक एबिलिटी अच्छी हो, सामाजिक समायोजन, लोगों से समायोजन करने की क्षमता अधिक हो, व्यक्तित्व के गुण मतलब और उनमें भी मानसिक स्तर ज़्यादा हो, उनकी विद्यालय उपलब्धि ज़्यादा हो, खेल की सूचनाएं व रुचियों की विविधता में औसत बालकों से जो सामान्य बच्चे हों उनसे ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ हों, तो ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो ये तो परिभाषाएं हो गई। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं प्रतिभाशाली बच्चों की, जिनमें देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है सामाजिक व मानसिक रूप से अधिक विकसित व तेज होते हैं। परिभाषाओं से ही हम लोगों ने देख लिया, जो सामान्य बच्चों से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, मतलब उनसे श्रेष्ठ होते हैं सामान्य बच्चों से, वही बात हो गई। सामाजिक व मानसिक रूप से विकसित व तेज होते हैं। अगला पॉइंट है हंसमुख व प्रसन्नचित्त रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब उनका सारे क्षेत्र में अच्छे होंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या फिर किसी और क्षेत्र में, तो जब वो अच्छा गेन करेंगे तो खुश भी रहेंगे। तो वही बात हो गई, हंसमुख व प्रसन्नचित्त रहते हैं। और नेतृत्व की भावना, इनमें नेतृत्व की भावना होती है। इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब ये जब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो इनमें एक सबको नेतृत्व करने की यानी कि सबको डायरेक्ट करने की क्षमता हो जाती है, इनके मन में भावना आती है। ऐसे बालक उच्च बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। वही बात हो गई कि इनका आईक्यू लेवल हाई होता है, तो जब आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा तो उसी के हिसाब से वर्क करेंगे और वही उनकी बौद्धिक क्षमता का अपने ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे। शारीरिक एवं मानसिक दोष कम होते हैं। ऐसे बच्चे वही प्रतिभाशाली बच्चों का हम लोग डिफिनीसन ही देखें कि जिनमें शारीरिक एवं मानसिक एबिलिटी कम हो, यानी कि वो और बच्चों से श्रेष्ठ हों, सामान्य बच्चों से श्रेष्ठ हों, तो वही प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हो जाती हैं। इनकी इंद्रियां अत्यंत प्रखर या तेज होती हैं। अब प्रतिभाशाली बच्चे हैं और बच्चों से श्रेष्ठ हैं सामान्य बच्चों से, इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, इनके और सामाजिक समायोजन की क्षमता और रुचियां अलग हैं सामान्य बच्चों से, उपलब्धियां ज़्यादा हैं। तो इनकी क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि इनकी ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा वर्क कर रही हैं, जल्दी चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर ले रहे हैं, तो इनकी ज्ञानेंद्रियां वही तेज बहुत होती हैं, इसी कारण ये चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। और इनकी शैक्षणिक उपलब्धि अधिक होती है। जब ज्ञानेंद्रियां अधिक प्रखर होंगी, शैक्षणिक उपलब्धि तभी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पाठ्यवस्तु को जल्दी अडॉप्ट करेंगे तो फिर उस एरिया में प्रगति करेंगे। आगे है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान क्या होती है। हम अब इनकी विशेषताएं देख लिए, अब इनकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला है बुद्धि परीक्षण करके, यानी बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट करके हम लोग इनका जानेंगे। और इंटेलिजेंट टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक या तो हम उनका वाइवा लेकर करें, यानी कि वर्बल शाब्दिक रूप से उनको मौखिक रूप से उनसे कुछ सवाल पूछें और उनका आईक्यू लेवल टेस्ट करें, या फिर अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल यानी उनका रिटन एग्ज़ाम लेकर हम लोग देखें। तो ये बुद्धि परीक्षण हो गया। अगला पॉइंट है प्रवीणता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि जो कुछ ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक तैयार किए जाते हैं प्रशिक्षण के द्वारा, जो बच्चों को का मतलब उनका टेस्ट लेते हैं और उस आधार पे बताते हैं कि बच्चा कितने उन्नति किस आधार पे करेगा और कितनी उन्नति करेगा, ये श्रेष्ठ बालक में आएगा या सामान्य बालक में आएगा या फिर लो लेवल वाले बच्चों में आएगा। और फिर अगला पॉइंट है संबंधित व्यक्तियों से सूचनाओं द्वारा, यानी कि जो मतलब जो भी बच्चे हैं क्लास में, अगर हमको उन लोगों की पहचान करनी है कि इसमें से प्रतिभाशाली बच्चा कौन है, सामान्य बच्चा कौन है, मंदबुद्धि बच्चा कौन है, तो हम उनके पेरेंट्स से पूछेंगे या फिर उनके आसपास के लोगों से, उनके फ्रेंड्स से पूछ के पता करेंगे, तो वही हो जाएगा संबंधित व्यक्तियों से सूचनाओं द्वारा। संबंधित व्यक्तियों से ऐसे बच्चों के बारे में सूचनाएं एकत्र करके या प्रतिभा खोज परीक्षाएं, इन कुछ परीक्षाएं भी होती हैं जो प्रतिभा खोज NTSC एग्ज़ाम एक होता है, 9-10 क्लास में होता है शायद, तो उसके माध्यम से हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट,
अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि बच्चों मतलब जैसे बच्चों का सालाना एग्ज़ाम होता है या फिर छमाही तिमाही जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके आधार पे वो जैसे मार्किंग होती है उनकी जितने नंबर पाते हैं उसी आधार पे उनका अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है। तो उससे पता लगाया जाता है कौन बच्चा श्रेष्ठ है, सामान्य है, मंदबुद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक परीक्षण यानी क्रिएटिव टेस्ट। क्रिएटिव टेस्ट में क्या होता है जैसे सीबीएसई बोर्ड में होता है कि क्या होता है बच्चों को नई नई चीज़ें करने को दी जाती हैं जिसके आधार पे वो मतलब उनको अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं और उसी के आधार पे उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी रहती है। तो वही क्रिएटिव टेस्ट हो गया कि बच्चों को कोई टॉपिक दिया जाए और उसी आधार पे वो नई नई चीज़ों की खोज कर सकें। तो ये हो जाएगा क्रिएटिव टेस्ट में। ये हो गई बच्चों के हम लोग कैसे प्रतिभाशाली बच्चों की खोज करेंगे यानी उनकी पहचान कैसे करेंगे। अब आगे है प्रतिभाशाली बच्चों जब हम उनकी पहचान कर लेंगे, खोज कर लेंगे तो फिर उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ताकि वो हर क्षेत्र में समाज के एक जागरूक नागरिक बन सकें। और तो हम देखते हैं हेविंग हर्स्ट ने एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका सर्वे करके इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें लिखा है इन्होंने कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। सिंपल सी बात है कि इनका कहना है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो उनकी प्रतिभा मतलब उनमें जो स्पेशल यूनिक क्वालिटी है उसका विकास किया जा सके। उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि उनमें जो योग्यता है उसका विकास करके उनको समाज का एक अच्छा नागरिक ब्राइट मतलब जो एक समाज में रहकर अपने कार्यों का अपने योग्यता का प्रदर्शन कर सके, अच्छे से ऐसा नागरिक बनाया जा सके। तो पहला पॉइंट है इसमें विशिष्ट एवं मतलब इनकी शिक्षा व्यवस्था प्रतिभाशाली बच्चों की कैसी होनी चाहिए उसका है पहला पॉइंट विशिष्ट एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा यानी कि उनके मतलब उनमें जो योग्यताएं हैं उसी के आधार पर उनका पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। उनकी जो विशेषता उनकी स्पेशलिटी है उसी के आधार पर उनको विशिष्ट एवं समृद्ध पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए ताकि उनमें क्रिएटिविटी वाली जो भावना है उसका विकास हो सके। अवसरों की समानता। अवसरों की समानता का क्या मतलब हो गया कि जैसे अब सामान्य बच्चा है और मंदबुद्धि बच्चा है और प्रतिभाशाली बच्चा है तो हम तीनों प्रकार के बच्चों को एक साथ लेकर चलें क्योंकि विशिष्ट में मंदबुद्धि भी आ जाएगा और हायर लेवल वाला प्रतिभाशाली बच्चा भी आ जाएगा। तो हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों की बात कर रहे हैं तो इनको कह रहा है कि इन तीनों को साथ में लेकर चलें ताकि जैसे इन बच्चों के मतलब विकास हो रहा है उसी के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों का भी हो और सामान्य बच्चों का भी हो और मंदबुद्धि बच्चों का भी हो सके। नेतृत्व का प्रशिक्षण। इनकी विशेषताओं में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिभाशाली बच्चों की कि इनमें नेतृत्व की भावना होती है। तो उस भावना जो उनकी नेतृत्व की भावना होती है उसका विकास करने के लिए इनको अलग से प्रशिक्षण देना चाहिए। वही कह रहे हैं इनकी अलग प्रशिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रम मतलब क्या होते हैं जैसे सेमिनार वगैरह होता है शिक्षा के क्षेत्र में तो उन सब का आयोजन करने से जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका जब उनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी जो प्रतिभा होगी वो बाहर निखर कर आएगी और उनका विकास होगा। श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा। वही बात है प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा और आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो उनकी समझने की सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी और उसी के आधार पर उनको शिक्षक भी देने चाहिए। अब सामान्य शिक्षकों द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो फिर अभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जो सामान्य शिक्षकों को उस बारे में नॉलेज ना हो तो इनको विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करने चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना और शिक्षक को इनके ऊपर अलग से ध्यान देना चाहिए मतलब इनकी जो अलग अलग क्वालिटीज़ है। अब प्रतिभाशाली बच्चा जरूरी नहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा हो, वो खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो सकता है या फिर
वो संगीत के क्षेत्र में या फिर किसी और क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो सब पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। पुरस्कार व छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए उनके प्रतिभा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उनकी योग्यता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। संस्कृति की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा मतलब हमारे समाज में जो भी सभ्यता संस्कृति है, यानी जो धार्मिक चीज़ें हों, उन सब की भी शिक्षा देनी चाहिए। पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। समय समय पर विशेष निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श का मतलब उनको उनकी योग्यताओं के आधार पे उनके भविष्य कथन को, यानी उनके भविष्य को डिसाइड करके, या फिर उनके जो भी समस्याएं आ रही हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट लें या फिर किस क्षेत्र में जाएं, उनके जो प्रतिभा है उसके आधार पर उनको बताना चाहिए, उनको निर्देशन देना चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, उसी आधार पे उनको समझाना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हो गई है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, परिभाषाएं क्या क्या हैं, और इनकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग अगले क्लासेस में हम लोग आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।